हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की जो हिस्ट्री चल रही है। यहाँ पर हम लोगों ने जो ब्रिटिश शासन सत्ता भारत में कैसे स्थापित हुआ वो टॉपिक चल रहा था, जो इसके पहले वाली वीडियो में है। और यहाँ पर हस्तक्षेप न करने की नीति ये ब्रिटिश की थी, जो कि 1785 से 97 में अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई में ब्रिटेन की हार होने के बाद इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की आलोचना हुई और ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि कंपनी भारतीय शासकों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए करनी करेगी। और ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर भारत में ब्रिटिश इलाकों में एक व्यवस्था प्रस्तुत की कि वारेन हेस्टिंग्स जो भारत में बड़ी भारी निजी संपत्ति जमा कर लिया था, तब इंग्लैंड लौटा वह अपनी पार्लियामेंट में उस समय एक मुकदमा चलाया गया। उस पर आरोप लगाया गया उसने भारतीयों से निशंस अत्याचार किया और भारतीय शासकों से घूस ली। अंत में उसे आरोप से मुक्त कर दिया गया, लेकिन उत्तराधिकारी कार्नवालिस और जॉन सोर ने भारतीय शासकों के मामलों में अपने को अलग रखने की कोशिश की और हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। ठीक है, यही था हस्तक्षेप न करने की नीति। अब देखिए, रूहेलो ने मुगल बादशाह शाह आलम पर हमला करके उसे जो है आधा बना दिया था, इसका मतलब अंधा बना दिया था। बाद में वह मराठा सरदार महादजी सिंधिया की सुरक्षा में चला गया। मराठों ने निजाम के खिलाफ पुनः अपने हमले शुरू कर दिए। उधर नेपाल में गुरखा काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और वर्मी राज ने अपना प्रभाव भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में बढ़ा दिया था। कार्नवालिस इस मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, मतलब न करने से इनकार कर दिया, परंतु मैसूर के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति नहीं अपनाई। टीपू सुल्तान ने कुर्ग और त्रावणकोर के राज्यों पर हमले किए। इन राज्यों के शासकों के अंग्रेज से मित्रता के संबंध थे। इसी वजह से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का विस्तार के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा समझते थे। फलस्वरूप तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध टीपू की हार हुई और उसे अपना राज्य में कई इलाके अंग्रेजों को देने पड़े। इस प्रकार अंग्रेज हस्तक्षेप न करने की नीति पर तभी कायम रहे जब उसने उनका हित साधन होता था, और कार्नवालिस का उत्तराधिकारी जॉन सोर इस नीति पर चला और अंग्रेजों ने निजाम को मदद दी। और हस्तक्षेप की नीति किसने किया था? इसी ने किया था। और निजाम को मदद किया अंग्रेजों ने, वादा किया, किंतु जब मराठों ने निजाम को हराया तो उसके इलाकों से चौथ वसूल करने लगे। अंग्रेज निजाम की मदद नहीं आए, लेकिन उनके द्वारा चुने गए अवध के नवाब के उत्तराधिकारियों का 1797 ईस्वी में विरोध हुआ, तो उन्होंने विरोधियों को कुचल डाला। और इस काल में अंग्रेजों ने मुख्य रूप से अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दिया और विस्तार को के आगे के दौर के लिए जो है तैयार की। अब यहाँ पर तैयार किया 1798 से 1909 तक ब्रिटिश राज्य का विस्तार। 1798 में वेलेजली गवर्नर जनरल बना और पुनः उसने राज्य विस्तार शुरू की। और 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई तो उसमें घोषित उद्देश्य था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके फलस्वरूप यूरोप के अन्य देश फ्रांस के खिलाफ हो गए और 1792 में ब्रिटेन और क्रांतिकारी फ्रांस के बीच लड़ाई शुरू हुई और नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांस की सेना मिस्र की विजय के लिए रवाना हुई। अंग्रेजों ने भारत में अपनी स्थिति के लिए खतरा महसूस किया और फ्रांसीसी उस जो है समय निजाम को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अपनी खुली सहानुभूति जाहिर की। वह अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहा था, मगर उस समय भारत के दो प्रमुख शक्तियां कमजोर हो चुकी थी। तीसरे अंग्रेज मैसूर युद्ध के बाद मैसूर की शक्ति घट गई थी और आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों के कारण मराठे भी कमजोर हो गए थे। नए इलाकों पर कब्जा करने के अलावा वेल्जली ने भारतीय शासक को एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक सहायता देकर अपना प्रभाव बढ़ाने और वारेन हेस्टिंग्स की पुरानी नीति अपनाई। ब्रिटिश प्रभाव को अधिक अस्थायी बनाने के लिए वेल्जली ने इस नीति को आगे बढ़ाया। ठीक है, और भारतीय शासकों की सहायता संधि स्वीकार किया और इसके अंतर्गत शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश फौज रखने पड़ते थे और खर्च देना पड़ता था, जिसे सहायक संधि बोला जाता था।
आप देख सकते हैं ये टीपू सुल्तान का एक बाघ के बनी आकृति वाला जो है आकार का बना टीपू सुल्तान का तोप है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पर अपने दरबार अंग्रेज अफसर भी रखना पड़ता था और अफसर को रेजिडेंट कहा जाता था। और इससे क्या होता था कि जो खर्च होती थी वो वहाँ की सेना वहन करती थी। भारतीय शासकों को सुरक्षा प्रदान करती थी, मगर असल में यह उसकी आज़ादी को खत्म कर देती थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक निजाम था, जो हैदराबाद का निजाम जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक बना था। और इन दिनों जो है इन दोनों शासकों ने अपने अवध, फिर इसके बाद निजाम के बाद दूसरा अवध का नवाब था, दोनों ने अंग्रेजों को दे दिया। 1799 में टीपू सुल्तान से लड़ाई हुई और अंग्रेजों से हार गया। फ्रांसीसी सैनिक शायद टीपू की मदद को पहुंच जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। टीपू लड़ता हुआ मारा गया। इस प्रकार जीवन भर ब्रिटिश शक्ति का विरोध करने वाले टीपू का अंत हो गया। हैदर अली ने जिस राजवंश को गद्दी से हटाया, उसी वंश का एक बालक को मैसूर की गद्दी पर बैठाया गया। मैसूर राज्य कुछ इलाके अंग्रेज ने हथिया लिए मैसूर का। तो इस तरह से जो है मैसूर भी जो है अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। अब देखिए, अब कुछ निजाम ने और मैसूर का नया राजा अंग्रेजों को पूर्णतः आश्रित बन गया। अंग्रेजों ने कर्नाटक, तंजावुर और सूरत पर भी कब्जा कर लिया। वेलेस्ली ने आगे मराठों की ओर ध्यान किया और मराठों के आपसी झगड़े जारी रहे, और इसी का फायदा उठाकर सिंधिया और नाना फडणवीस योग्य नेता थे और आपसी झगड़ों के बावजूद उन्होंने मराठा शक्ति को टिकाए रखा था। मगर उनकी मृत्यु के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ती गई और पेशवा पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 1801 और 1802 में होलकर और सिंधिया के बीच लड़ाई भी शुरू हो गई। इस तरह से भारत में आपसी झगड़े शुरू हो गए और आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी फौज से इन सब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और ये सिंधिया और भोसले एकजुट हुए, मगर तब तक काफ़ी विलंब हो चुका था। मराठों की सेनाएं उत्तर और दक्षिण दोनों जगहों पर हार गई थी। अंग्रेजों ने सिंधिया के नियंत्रण से दिल्ली छीन ली और अंधा जो है बादशाह शाह आलम उसके संरक्षण में आ गया। भोसले और सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली और अपने राज्यों के कई इलाके अंग्रेजों को दे दिए। उन्होंने सहायक संधि के शर्तों को भी स्वीकार कर लिया। इस तरह से मराठा राज्य भी ब्रिटिश फौज पहुंच गए। रेजिडेंट जो है नियुक्त हुए और मराठों के विभिन्न गुटों के झगड़े रहे और ब्रिटिश रेजिडेंट इन झगड़ों को उभारने में योग देते थे, मतलब काफ़ी योगदान देते थे, जिससे कि स्थितियां और बिगड़ सके और जिससे वो अपने जो है लक्ष्य को कायम कर सके अंग्रेज। इधर क्या कर रहे थे कि अंग्रेज धीरे धीरे अपने जो है सत्ता को मजबूत बना रहे थे। वेलेस्ली अपना विस्तार लगभग रोक दिया और अपनी सत्ता को दृढ़ बनाने में जुट गया, मगर जल्द ही विस्तार का नया दौर शुरू हुआ, जो कि 1809 से 1848 तक ब्रिटिश राज्य का विस्तार। फ्रांस की क्रांति के समय इंग्लैंड फ्रांस के बीच जो लड़ाइयाँ शुरू हुई थी वह अब भी जारी थी और उसी समय मिंटो को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया था और उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिटिश प्रदेशों में सुरक्षा के उपाय के आदेश दिए गए थे। अंग्रेजों ने उन द्वीपों पर भी कब्जा कर लिया था जिन द्वीपों को डच लौटा दिए थे, मगर अब धीरे धीरे अंग्रेज अफगानिस्तान, ईरान, भारत या पश्चिमोत्तर इलाकों में भी फैल गए थे। तो ये देखिए भारत का जो है पूरा का पूरा जो एरिया है अब किसके हाथ में हो गया है, लगभग अंग्रेज। ये देखिए ये मराठा, ये अंग्रेज है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तरह से इधर वाला भाग मराठा के एरिया में था और इधर टोटल अंग्रेज के हाथ में चला गया। प्रभाव बढ़ने की कोशिश की वे सतलज नदी तक अपनी सत्ता बढ़ाने में सफल रहे। उन्होंने सतलज के पूर्व में रणजीत सिंह के विस्तार को रोक दिया। मिंटो के बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स से भिन्न भिन्न व्यक्ति गवर्नर जनरल बना और नेपाल से लड़ाई की। नेपालियों की हार हुई और उन्हें अपने राज्य के इलाके अंग्रेजों को देने पड़े। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहने लगा। 19वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में पिंडारी लुटेरे का उदय हुआ और देश के कई प्रदेशों में लूट मार करते थे। भारतीय शासकों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करके इन अनेक सैनिकों को
बर्खास्त कर दिया। वे पिंडारियों के गिरोहों में शामिल हो गए और अंग्रेज ने पिंडारियों के खिलाफ मराठा सेनाओं का इस्तेमाल करने का फैसला किया, मगर कई मराठा सेना पिंडारियों को मदद देते रहे। अंत में पिंडारियों के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई जल्द ही तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 में बदल गई। पिंडारी हार गए। एक पिंडारी के पूर्वी राजस्थान के एक छोटे राज्य टोंक के नवाब बना दिया गया और तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में ने मराठों को पूर्णतः बर्बाद कर दिया। पेशवा को पेंशन देकर उत्तर भारत में निर्वासित कर दिया गया। उसके देहांत के बाद उसका जो पूरा क्षेत्र था, बाद उसका बेटा नाना साहब पेशवा का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन कुछ वर्षों तक पेशवा इसके इलाकों में अंग्रेजों के पश्चिम भारत के क्षेत्रों में हिस्सा बन के रहा। अन्य मराठा सरदार ने भी अपने अधिकांश इलाके खो दिए, उनकी सेनाएं भी खत्म कर दी गई। वे सब सरदार ब्रिटिश रेजिडेंटों के अधीनता में आ गए और जल्द ही राजपूत राज्यों पर भी सहायक संधि थोप दी गई। सन 1824 से 26 तक अंग्रेजों ने वर्मी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की और वर्मी असम को अपने प्रभाव को बढ़ते जा रहे थे। उनकी हार के बाद असम अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों के व्यापार के लिए वर्मा के द्वार खोल दिए गए। इस तरह से ब्रिटिश रेजिमेंट ने वहाँ पर भी क्या किया, सत्ता कर लिया। और फिर इसके बाद अफगानिस्तान में भी इन्होंने सत्ता स्थापित कर लिया और अंग्रेजों ने सिंध में अपना प्रभाव जमा लिया। मतलब अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान में सिंध के अमीरों ने उसके साथ सहायक संधि कर ली और 1843 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। रणजीत सिंह, पंजाब उस समय केवल एक प्रमुख भारतीय सत्ता स्वतंत्र रह गई, वह रणजीत सिंह के अधीन पंजाब में थी। और इस तरह से रणजीत सिंह 1792 में सत्ता को तो मिसल, एक छोटी सी मिसल स्थापित किए। 1798 इलाकों में मिसलों का संगठित किया और अफगान शासकों शाह आलम पर आक्रमण कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि विफलता, लेकिन सफलता उन्हें एक शक्तिशाली शासक बना दिया। 1801 में मिसलों ने उसे पंजाब का महाराजा मान लिया और जल्द ही अपने राज्य का विस्तार पेशावर, मुल्तान, कश्मीर, ये सब राजा रणजीत सिंह ने किया और आधुनिक ढंग से ये सेनाओं को जो है प्रशिक्षित किए और सबसे शक्तिशाली भी बना दिए। लेकिन 1809 में रणजीत सिंह ने एक मैत्री संधि की, परंतु 1838 में महाराजा की मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई। ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना जो कि 1848 से 1856, रणजीत सिंह के जीवन काल में भी उनके राज्य का विस्तार को अंग्रेजों ने रोक दिया था और सतलज के पूर्व में सिख राज्य अंग्रेज के प्रभाव में आ गए थे। इसका मतलब है कि सिख उसके आगे नहीं बन पाए। 1743 में सिंध पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन अफगानिस्तान में भी अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ गई, इसलिए पंजाब के शक्तिशाली राज्य के साथ अंग्रेजों का मुकाबला होना स्वाभाविक था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। सेना सिखों का खालसा नामक समूह का प्रधान हो गए और उसने अपने मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और विभिन्न गुटों में शत्रुता भी बढ़ने लगी और ऐसी स्थिति में खालसा राजगद्दी के बारे में भी फैसला करने लगे। अंग्रेजों ने पंजाब की सीमाओं पर अपनी सेना का जमाव शुरू कर दिया और रणजीत सिंह के बाद उनका बेटा दिलीप सिंह गद्दी पर बैठा, मगर उसकी मां रानी जिंदन उसकी कृपा पात्र अफसरों और सहायता से राजकाज करती थी और इस तरह से स्थितियां थोड़ी सी कृपा पात्र अफसर अंग्रेजों के साठगांठ की और दूसरी तरफ खालसा अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और 1885 में पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, जिसमें खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। पंजाब ब्रिटिश संरक्षण में आ गया, मगर दिलीप सिंह गद्दी पर बना रहा। अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का महाराजा बना दिया, जिन्होंने पंजाब प्रशासन के सिख और अंग्रेज अफसर को नियुक्त किए थे। तो ये सभी बातें हम लोग ये समझ लेंगे कि किस तरह से पंजाब में भी अंग्रेज अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लिए। इस तरह से 1848 में अंग्रेजों के खिलाफ फिर से विद्रोह शुरू हुआ और फिर सिख युद्ध हो गया। पंजाब सेनाएं बहादुरी से लड़ी मगर हार गई। पंजाब में अंग्रेजों ने अपना राज्य में मिला लिया और इस तरह रणजीत सिंह द्वारा स्थापित शक्तिशाली राज्य का अंत हो गया। फिर देखिए ये आपका अंग्रेजों का द्वितीय युद्ध रहा है। पंजाब जिस समय अंग्रेजों के कब्जे में हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था और कार्यकाल 1848 से 56 था। भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। प्रभुसत्ता दो प्रमुख तरीकों का स्थापित हुई। दो तरीके, एक सीधे कब्जा कर लेना, दूसरा भारतीय राज्यों की सहायक संधि थोपना।
लेकिन जिसका अंत अक्सर कब्जा करने का ही होता है, जिसका जो है कब्जा करने का होता है, वह सिंध को सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया गया और 1865 में अवध के नवाब को गद्दी से हटाकर कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया और अवध के अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया, मगर अंग्रेजों ने सहायता व्यवस्था का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया। इस तरीके से अनेक फायदे थे। भारतीय शासक ब्रिटिश फौजों का खर्च उठाते थे और अंग्रेजों को उन राज्यों के प्रशासन या कानून व्यवस्था पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत आश्रित राज्य और जनता बड़े कष्ट झेलने पड़े। कर्ज देकर ब्रिटिश सैनिक सहायता प्राप्त करने के बाद भारतीय शासक निश्चित हो जाते हैं थे कि राज्य के प्रशासन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। ब्रिटिश सेना का खर्च देने के लिए किसानों पर भारी कर लादे गए और स्थानीय अधिकारियों और जमींदारों ने लूट खरोच कर काफी संपत्ति जोड़ ली। फलतः इन राज्यों में वित्तीय संकट पैदा हो गया और ब्रिटिश संकट पैदा हो गया और कानून तथा व्यवस्था खत्म हो गई। जिस राज्य में भी ऐसी स्थिति पैदा हुई उसे अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह सहायता तथा व्यवस्था ने भारतीय राज्यों को अपने आगे चलकर ब्रिटिश राज्य में मिलाए जाने की स्थिति पैदा कर दी। भारतीय राज्यों को हड़पने के अन्य बहानों भी ढूंढ निकाले गए। विलय नीति एक नया बहाना या एक नया तरीका था जो डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुआ, जबकि यह तरीका बार बार अपनाया गया। भारत में प्राचीन काल में यह प्रथा रही है, लेकिन किसी व्यक्ति को अपना कोई पुत्र नहीं होता था तो वह अपने पत्नी के निकट किसी रिश्तेदार को गोद ले लेता था और वही उसका उत्तराधिकारी होता था। जब भारतीय शासक अंग्रेज पर आश्रित हो गए तब गोद लिए हुए पुत्र का उत्तराधिकारी अस्वीकार करने का अधिकार अंग्रेजों ने अपने हाथों से ले लिया, जिससे यहाँ पर अब पहला जो राज्य बना, जैसे अंग्रेजों ने डलहौजी ने विलय नीति या हड़प नीति अपनाई, वो सतारा था। और अंतिम आते आते इन्होंने इसके अलावा झांसी, सतारा और संभल, आरा, ये जो जगदीशपुर, इन सब में देखिए सभी जगह ये लोग लेना शुरू किए। अंत में इन्होंने क्या किया कि जब अवध को मिलाया कुशासन का आरोप में, तो अब यहाँ पर धीरे धीरे ब्रिटिश के खिलाफ लोग जो है बाहर आने लगे। तो ऐसे में ब्रिटिश के खिलाफ लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है शुरू कर दिया और इस तरह से अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय आम जनता हो गई और उनको लगा कि ये लोग फूट डालो और शासन करो की नीति करते हैं और कुशल समानता करते हैं और मराठों को इस तरह के उन क्षेत्रों पर ये लोग कब्जा करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है समुचित राज्य, जैसे सफल जो हमारे अंग्रेजों के सफलता का कारण था कि जो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भारतीय राज्य थे वो आपस में झगड़े करने लगे, जिससे भारतीय सेनाएं स्थापित जो है नहीं हो पाई और हमारी सत्ता कमजोर हो गई। 1857 का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में भी जो है स्थानीय राजा और ये लोग मार दिए गए और ऐसे में कहीं न कहीं ब्रिटिश जो संसद थी भारत पर सीधे शासन करने लगी और इस तरह से 1856 तक पूरी तरह से भारत क्या हुआ, गुलाम बन गया। तो अब हम लोग आगे जो है अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह से क्लास 8 का जो तीसरा चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, धन्यवाद।